बात कर रहे हैं यहां पर हम डीजल डीजल साइकिल की। तो डीजल साइकिल के लिए भी आप पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाएंगे और हम देखेंगे कि डीजल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जैसे हमने ऑटो साइकिल में भी देखा था। एक छोटा सा एक वर्ड में चेंज करूंगा। अगर आपने ऑटो साइकिल पढ़ी हुई है तो प्रोसेस याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल मैं एक वर्ड यहां पर चेंज करूंगा। देखो यहां पर हाईलाइट कर दिया है मैंने। ये चारों प्रोसेस इन्वॉल्व थे किसमें, ऑटो साइकिल में भी। वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है। बस एक वर्ड मैंने चेंज किया है, बाकी जो प्रोसेस हैं वो सेम रहने वाले हैं। लेट अस ड्रॉ ऑन द पीबी एंड टीएस डायग्राम। डीजल साइकिल को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे। तो पहले बनाएंगे इसका हम पीबी डायग्राम, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका टीएस डायग्राम। चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। सबसे पहले देखो प्रोसेस कौन सा आएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कौन सा प्रोसेस आएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ऑटो साइकिल में भी था सेम एकदम। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब है क्या कि भाई ये जो प्रोसेस को फॉलो करेगा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो यहां पर ड्राइव करते हैं। कंप्रेशन है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका, यहां पर नाम लिख दें इसको, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, जबकि जबकि ऑटो साइकिल में ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था। रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है, ऑटो साइकिल में जो हीट सप्लाई हम करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जबकि हम डीजल साइकिल की बात कर रहे हैं तो डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन, जो हीट सप्लाई होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो लाइन कैसी होगी, प्रेशर तो ये वाला है ना, तो प्रेशर अगर ये है तो लाइन कैसी हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, यस और नो। तो ये हो जाएगा 2 से 3 हीट एडिशन। उसके बाद जो ऑटो साइकिल में प्रोसेस थे वही सेम रहने वाले हैं। अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को ये फॉलो करेगा। तो एक्सपेंशन है तो यहां पर देखो वॉल्यूम आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा, यस माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 से 4 हो गया आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ऑटो साइकिल। उसके बाद है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ऑटो साइकिल में भी यही था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या था आपका, हीट रिजेक्शन हो रहा था। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो लाइन कैसे आ जाएगी, वर्टिकल। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं यहां पे। दिस इज, यहां पर एरो लगा देते हैं, नंबरिंग तो कर दी। तो 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो हीट सप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे। QS का मतलब होता है हीट सप्लाई, यानी कि हीट एडिशन। उसके बाद 3 to 4 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यस। और 4 to 1 क्या है आपका, हीट रिजेक्शन है। तो यहां लिख देते हैं हम QR। QR का मतलब होता है हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्टिकल लाइन। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ये दोनों जो प्रोसेस हैं आपके, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी आप कह सकते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, यहां पर पूरी साइकिल जो आपने बनाई है, ऑटो साइकिल आपने देखी थी, ऑटो साइकिल में क्या देखा था आपने कि वही साइकिल रहेगी सेम, बस यहां पर जो हीट एडिशन था वो कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट किस पे था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन था, जबकि यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है। बस यहां पर डिफरेंस आएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं अगर आप कहें तो, बस यहां पर डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ था। ये वर्टिकल लाइन आपको देखने के लिए मिली थी ऑटो साइकिल में। बाकी की जो 3 प्रोसेस हैं दोज आर रिमेन सेम। इसीलिए मैंने यहां पर एक वर्ड चेंज किया, बस कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कर दोगे तो पूरी की पूरी साइकिल कैसे बन जाएगी, ये ऑटो साइकिल बन जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। टीएस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले एक बात यहां पर समझ लीजिएगा, एक बात यहां पर समझ लीजिएगा। टीएस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले यहां पर लिखा हुआ है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम लिखते हैं स्मॉल r से। लास्ट टाइम भी था ये पैरामीटर। तो कंप्रेशन कहां पे हो रहा है, 1 से 2 तक हो रहा है कंप्रेशन। कहां से कहां हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो V1 अपॉन V2 लास्ट टाइम भी था, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। V1 अपॉन V2 जो होता है दैट इज कंप्रेशन रेशियो। यहां पर एक्सपेंशन कहां पे हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है एक्सपेंशन, यस और नो। 3 से 4 हो रहा है, देखो 3 से 4 हो रहा है एक्सपेंशन, 3 से 4 हो रहा है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, V4 अपॉन V3।
V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 है आपका कंप्रेशन रेशियो, जबकि ऑटो साइकिल में क्या था, कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो दोनों सेम थे। लेकिन अगर हम डीजल साइकिल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजल साइकिल की अगर हम बात करें तो कंप्रेशन रेशियो इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो। ये जो क्योंकि वर्टिकल लाइन थी उस केस में क्या था कि V3 V2 के बराबर था, V4 V1 के बराबर था, इसलिए एक्सपेंशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो दोनों बराबर थे इन केस ऑफ ऑटो साइकिल। डीजल साइकिल में ऐसा नहीं है। चलो, हालांकि ये पॉइंट ऐसा नहीं कि इसमें कुछ यूज होने वाला है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज, जो एक्सप्रेशन अभी आने वाला है उसमें एक टर्म आ जाएगी कट ऑफ रेशियो। ये कट ऑफ रेशियो क्या होता है, देखो यहां से 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक हमने क्या करा है, हीट एडिशन किया है, फ्यूल का इंजेक्शन हुआ है 2 से 3, और यहां पर कट हो जाएगा कहां पर, पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये जो है आपका कट ऑफ पॉइंट है, दिस इज योर कट ऑफ पॉइंट, है ना, दिस इज कट ऑफ पॉइंट। तो 2 से 3 जो यहां से V3 अपॉन V2, भाई 2 से हीट एडिशन हुआ 3 तक हुआ, यानी कि फ्यूल का जो इंजेक्शन है 2 से 3 हो रहा है, तो कट ऑफ रेशियो यहां पर एक टर्म मिलती है आपको, एंड दैट इज V3 अपॉन V2। ये V3 है, ये V2 है। V3 और V2 का जो रेशियो होता है, V3 अपॉन V2 का जो रेशियो होता है, उसको हम कट ऑफ रेशियो के नाम से जानते हैं, और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का, तो उसमें एक तो कंप्रेशन रेशियो आएगा और कट ऑफ रेशियो आएगा, है ना। आगे फर्दर प्रोसीड करें इसको। अब इसका टीएस डायग्राम बना देते हैं, अब इसका हम बना देते हैं टीएस डायग्राम। जल्दी से इसका टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डायग्राम, टीएस डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पीवी डायग्राम, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको कितनी बार बोला होगा, दिस इज योर टीएस डायग्राम नॉट पीवी, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। चलो 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, दैट इज आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। 1 से 2 जो है एंट्रोपी कांस्टेंट है, जब एंट्रोपी कांस्टेंट है और एंट्रोपी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो लाइन कैसे आएगी, वर्टिकल। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 से 2 कौन सा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि अगर ये टीएस डायग्राम है और इस पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे करते हैं। ये अगर दोनों एक साथ करनी पड़ जाए तो दोनों में कैसे करेंगे, अब देखो एक का स्लोप ज्यादा एक का स्लोप कम है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, जिसका स्लोप कम होगा वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये हमने प्रूफ किया था किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का जो स्लोप होता है T अपॉन Cv होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप होता है T अपॉन Cp। अब Cp की वैल्यू क्योंकि ज्यादा होती है Cv से, जो हमसे पढ़े हैं थर्मोडायनामिक्स वो फील कर पा रहे होंगे, वो याद कर पा रहे होंगे, क्योंकि Cp की वैल्यू ज्यादा होती है Cv से, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर लाइन से ज्यादा होता है। यस और नो, चलो क्योंकि इसका यहां पर यूज है थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। चलो जी, तो 1 से 2 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट अबाउट प्रोसेस, यू नो, ये तो हो गया आपका 2 से 3। नेक्स्ट है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंट्रोपी कांस्टेंट रहने वाली है, एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट, तो लाइन हो जाएगी वर्टिकल। तो 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो 3 से 4 ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद आ जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ऑटो साइकिल में तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम था, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम था, लेकिन इस बार ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, पहले तो मैं एरो लगा देता हूं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1। हीट एडिशन कहां पे हो रहा है, 2 से 3। देखो 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एडिशन QS, हीट सप्लाई QS, और ये है प्रेशर कांस्टेंट। हीट रिजेक्शन कहां पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि 4 से 1, 4 से 1 हो रहा है हीट रिजेक्शन,
QR मतलब हीट रिजेक्शन, और यहां पर V क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए मैंने जब डायग्राम बनाया तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि भाई, क्योंकि हमने अभी दिखाया आपको, मैंने आपको बताया कि अगर ये दो प्रोसेस हैं तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का। टीएस डायग्राम पे जब आप लाइन बनाते हो कांस्टेंट वॉल्यूम इन कांस्टेंट प्रेशर, तो किसका स्लोप ज्यादा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप ज्यादा होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा बनाओगे इससे, अगर बेहतर तरीके से, अगर टेक्निकली आपको डायग्राम ठीक बनाना है तो। कारण भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ा जाए तो आपने पीवी डायग्राम बना लिया, आपने टीएस डायग्राम बना लिया, आपने देख लिया कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज हम बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, ठीक है। चलो अब फर्दर हमको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन एफिशिएंसी का डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, बार बार नहीं तो पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम डायग्राम बना, एक ही डायग्राम बना लेते हैं, बात दोनों तो मैंने बना के दिखाई दिया आपको। तो ये डायग्राम बना लेते हैं हम। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आएगा, और फिर आ जाएगा आपका हीट रिजेक्शन। तो यहां पर हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर 2 से 3, और 3 से 4 आपका हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 आपका हो जाएगा हीट रिजेक्शन। ठीक बात है। और ये जो प्रोसेस है आपका 1 से 2 और 3 से 4, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये दोनों किसको फॉलो करते हैं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। बोलो यस और नो, बात समझ में आ गई। चलो अब हमारे पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। पहले भी तो इस्तेमाल किया था इसका हमने। और नेट वर्क क्या होता है, अकॉर्डिंग, क्योंकि साइकिल की बात हो रही है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से नेट वर्क आउटपुट इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। याद करो, क्योंकि साइकिल की बात हो रही है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, क्यू नेट लिख सकते हैं डब्ल्यू नेट की जगह। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूं, क्यू नेट इज इक्वल टू होता है आपका डब्ल्यू नेट। नेट हीट ट्रांसफर का मतलब होता है कितनी हीट सप्लाई करी माइनस कितनी हीट रिजेक्ट करी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा QS माइनस QR अपॉन QS। बोलो यस और नो। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस के कितना आ जाएगा, QR अपॉन QS। अल्टीमेटली जब आप थर्मल एफिशिएंसी का डेरिवेशन यहां पर डिराइव कर रहे हो तो आपको QS यानी कि हीट सप्लाई पता होना चाहिए, ये QS कितना है, और हीट रिजेक्शन QR कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑटो साइकिल में हम लोगों ने किया था। चलो आ जाओ, तो यहां पर हम लिखेंगे QS कितना होगा, व्हाट इज QS। अरे QS कितना होता है, M इंटू सी डेल्टा टी, क्योंकि ऑटो साइकिल में डिटेल में बता चुका हूं। तो देखो हीट सप्लाई कहां पे हो रही है, QS कहां पे, 2 से 3 होगा, 2 से 3 होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे M इंटू सी इंटू डी टी। अच्छा M को तो 1 मान लेते हैं यूनिटी, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मास के लिए हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे C। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखो Q जो होता है आपका M इंटू सी डेल्टा टी होता है। बोलो यस और नो। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है तो C पे आ जाएगा डेल्टा टी, और अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा CV डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आती है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, तो लिखेंगे यहां पर हम CP डेल्टा टी कितना, टेम्परेचर डिफरेंस 2 से 3 यानी कि T3 माइनस T2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, T3 माइनस T2। इसी तरह से बताओ हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, हीट रिजेक्शन तो 4 से 1 हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम, CV लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे प्रेशर कांस्टेंट है तो CP लिखा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV लिखेंगे, और टेम्परेचर कितना है तब 4 से 1 यानी T4 माइनस T1, T4 माइनस T1। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखना होता है ना। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने T3 माइनस T2 लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर आपने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है ना। यहां पे देखो जरा, यहां पर टेम्परेचर देखो, इस डायग्राम में दिखाई देगा टेम्परेचर आपको, तो 2 से 3 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, T3 माइनस T2, और यहां पर माइनस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, T4 माइनस T1। ठीक बात है। चलो तो ये हो गया आपका हीट सप्लाई, ये हो गया आपका हीट रिजेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी किसकी बात कर रहे हैं? डीजल साइकिल की। क्या होता है आपका? दैट इज डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, अब डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा? क्यू नेट, नेट हीट ट्रांसफर। तो डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी आ जाएगी, डी का मतलब यहां पर डीजल साइकिल से है, ये हो जाएगा आपका नेट, क्यू नेट अपॉन क्यू एस। अरे क्यू नेट कितना होगा? नेट हीट ट्रांसफर, कितनी हीट सप्लाई हुई माइनस कितना हीट रिजेक्ट हुआ। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ईटा डी इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई पहले से चल रहा है। इसको सॉल्व, जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस के क्यू आर अपॉन क्यू एस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्यू एस की वैल्यू तो आप ऑलरेडी यहां पर देख चुके हो, क्यू एस की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू यहां पर जरा पुट करो। तो डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी आ रही होगी 1 माइनस क्यू आर कितना है? क्यू आर यानी हीट रिजेक्शन, तो दैट इज सीवी। टेम्परेचर कितना आ जाएगा? T4 माइनस के T1, बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो चुकी है, अपॉन क्यू एस कितना है? सीपी, सीपी T3 माइनस T2। ध्यान से समझते जाओ, T3 माइनस T2, आसान है, मुश्किल नहीं है। गामा क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स, बता सकते हो? व्हाट इज गामा? व्हाट इज गामा? देखो जरा ध्यान से, गामा क्या होता है? गामा इज इक्वल टू होता है आपका सीपी अपॉन सीवी। तो जब ये सीवी नीचे जाएगा तो नीचे कितना बन जाएगा? सीपी अपॉन सीवी। तो फाइनली मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, यहां पर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, यहीं पर पूरा ड्राइव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो यहां से फाइनली जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी मेरे को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस सीपी अपॉन सीवी हो जाएगा गामा। तो ये बचेगा यहां पर 1 अपॉन गामा, अंदर बचेगा यहां पे T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। कोई दिक्कत नहीं है, T3 माइनस T2। देख लो एक बार इसको ठीक से, देख पा रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिपीट कर दूं, हमने देखा हीट सप्लाई कितनी होगी? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रही है, Cp T3 माइनस T2। हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है? यहां पर देखो 4 से 1, तो Cv कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखा Cv T4 माइनस T1। एफिशिएंसी होती है नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई, है ना? और नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई, तो नेटवर्क कितना होगा? नेट हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा? QS माइनस QR, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस QR अपॉन QS। QR और QS की वैल्यू यहां पर आपने पुट कर दी। आप सभी जानते हो कि CP अपॉन CB क्या होता है? गामा होता है एडियाबेटिक इंडेक्स, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी आई 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन गामा यानी कि एडियाबेटिक इंडेक्स। ऊपर क्या मिला आपको? T4 माइनस T1, नीचे क्या मिला आपको? T3 माइनस T2। अब इनको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हमने कल किया था। आ जाओ वापिस जरा, है ना? चलो थोड़ा सा यहां पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलो जी, यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आपका जो प्रोसेस है 1 से लेकर के 2 तक कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, जो कि क्या करता है? पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है। बोलो यस और नो? पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप जब इस इक्वेशन को 1 और 2 के बीच में लगाओगे तो आपके पास 3 इक्वेशंस होती हैं, P और B का रिलेशन होता है। एक और मैंने आपको बताया था T और B में, यानी कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। इसी को आप 1 से 2 के बीच में लगा सकते हो और 3 से 4 के बीच में लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले 1 से 2 के बीच में लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस, बहुत सिंपल है, प्रोसेस 1 to 2 जो कि फॉलो कर रहा है किसको? पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 से 2 के लिए? हम लिख सकते हैं कि इसको नहीं लिखेंगे, हमारे ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, दिस वन, टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वॉल्यूम वाला। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? तो लिखेंगे T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आप T2 अपॉन T1 लिख सकते हो क्या? यहां लिख देते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, यहां पर देखो T2 ये T1, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2 और पावर कितनी है? गामा माइनस 1। तो यहां से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो
T2 अपॉन T1, और V1 अपॉन V2 क्या होता है? V1 अपॉन V2 होता है कंप्रेशन रेशियो। देखो जरा यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या है आपका? V1 अपॉन V2। अरे V1 अपॉन V2 कंप्रेशन रेशियो है, तो कंप्रेशन रेशियो यानी कि स्मॉल r की पावर गामा माइनस 1, या आप ये कहें कि भाई T2 को आप क्या लिख सकते हो यहां से? T2 इज इक्वल टू T1 इधर चला जाएगा तो T1 r की पावर गामा माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कुछ इसमें नया किया हमने? कुछ भी नया नहीं किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। कल की तरह यहां पर एक इक्वेशन बस अप्लाई कर दी है, ये वाली इक्वेशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा, प्रोसेस 2 से 3। प्रोसेस 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? यहां पर कांस्टेंट है प्रेशर। प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं 2 से 3। बहुत बढ़िया, 2 से 3 प्रोसेस है। अच्छा क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। अरे जब प्रेशर, देखो यहां पे PV इज इक्वल टू MRT, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा कि नहीं होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा तो क्या हम लिख सकते हैं T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2? यस लिख सकते हैं। T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2, कोई दिक्कत नहीं है। Now what is the value of V3 upon V2? What is the value of V3 upon V2? अरे V3 upon V2 तो कट ऑफ रेशियो बताया था ना, ये टर्म नहीं आ गई है। कट ऑफ रेशियो है V3 upon V2। अरे यार यही तो कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ पॉइंट है ना। दिस इज योर कट 3 जो है, दिस इज कट ऑफ पॉइंट। बोलो तो V3 अपॉन V2 को क्या लिख सकते हो? रो, यानी कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो को हम रो से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू V3 अपॉन V2। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो V3 अपॉन V2 देखने को मिल रहा है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? रो लिखोगे। यस और नो? यस। इसको हटा दें यहां से। एक एक चीज मैं आपको बेसिक बताता हुआ चल रहा हूं। देखो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं अगल बगल की बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अगर आपको थर्मोडायनामिक्स भूल गए हैं या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, तो कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है ना? एक एक चीज बता रहा हूं आपको। जब आप एक बार समझ जाएंगे, जब आप खुद से इस डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, तो यू विल टेक लेस देन 5 मिनट्स। 5 ज्यादा कम हो जाएंगी, तो 10 मिनट में आप इसको डिराइव कर सकते हो। चलो तो ये देखो आपका हो गया T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू रो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? तो यहां से लिख सकते हो T3 इज इक्वल टू, ये T2 इधर चला जाएगा तो रो इंटू T2 हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, इस T2 को भी T1 के टर्म्स में लिख लेते हैं। T2, T3, T4 को हम T1 के टर्म्स में ले आते हैं और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई होकर के सब कैंसिल आउट होने वाला है। तो देखो जरा यहां से T3 कितना हो जाएगा? ये रो है, और T1 की वैल्यू नहीं, ये देखो T2 की वैल्यू यहां से रखो। T3 कितना आया? रो इंटू T2। अरे यार नहीं चमका, यहां से T3 कितना आ जाएगा? रो इंटू T2। अच्छा T2 की वैल्यू कितनी है? T1 R की पावर गामा माइनस 1, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। तो लिख दो यहाँ पे T2 को यहां पे रख दो, ये हो जाएगा T1 कंप्रेशन रेशियो R की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आपने किया क्या करा? आपने यहां पर T3 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख लिया, यहां पर T2 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा, यहां पर T3 की वैल्यू को भी इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा। इसी तरह से हम T4 को भी T1 की टर्म्स में लेकर के आने वाले हैं। कुछ नया कर नहीं रहे हैं, सब बेसिक बातें हम कर रहे हैं। चलो अब एक बात बताओ, जो प्रोसेस 3 to 4 है, ये भी तो आइसेंट्रोपिक है। यहां पर लिखेंगे हम प्रोसेस 3 to 4, ये भी कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 3 से 4 ये वाला रिलेशन जो हमने यहां पर अप्लाई किया था 1 से 2, अरे 1 से 2 भी आइसेंट्रोपिक है, 3 से 4 भी आइसेंट्रोपिक है। तो जब हमने 1 से 2 के लिए क्या लिखा था? 1 से 2 के लिए क्या लिखा था? यहां पे देखो T1 V1 की पावर गामा इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। क्योंकि 1 से 2 इक्वेशन लिखी थी, इस बार हम 3 से 4 लिखेंगे, तो 1 की जगह 3 हो जाएगा और 4 की जगह 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? तो यहां लिख सकते हैं T3 V3 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा -1। यहां से आप मुझे बताना कि T4 अपॉन T3 कितना हो जाएगा? T4 अपॉन T3 हो जाएगा V3 अपॉन V4। अरे यस और नो? T4 अपॉन T3, तो V3 अपॉन V4 की पावर कितनी है? गामा -1। यस, थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे पीछे जाकर के एक बार फिर से। ये V3 अपॉन
देखो V3/V4 है। जरा वापिस आओ एक बार, जरा वापिस आना। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये है आपका V4/V3, V4/V3। एक काम करते हैं, इसको V2 से डिवाइड कर रहे हैं, V4 को और V3 को। चलिए यस, एक काम करो, इस इक्वेशन को, ये देखो क्या है आपका एक्सपेंशन रेशियो है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन रेशियो यहां पर लिखा हुआ है। एक काम करो, इस V4 को V2 से डिवाइड करो। एक सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नया पॉइंट है, इसमें ये नया पॉइंट है, बहुत संभल के चलना है। देखो ये है आपका V4/V3, कुछ नहीं किया मैंने। अब एक काम करो, ये तो मैंने ऐसे कॉपी किया है, अब इसको मैं एक काम करना चाहता हूं, इसको मैंने V2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी V2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इक्वेशन में V2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी इक्वेशन को V2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, यहां पर देखना जरा, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं, नीचे कितना है V3/V2, ऐसे ही लिख दिया मैंने। ऊपर कितना है V4/V2, तो मैंने V2 को भी ऐसे ही लिख दिया यहां पे। अब देखो जो V4 है ना, क्या ये V4 और V1 बराबर हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या V1 V4 की वैल्यू बराबर है? तो मैं यहां पर जो V4 है, क्या मैं इसको V1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब एक बात बताना मुझे, अब एक बात बताना, यहां से ये क्या है आपका V4/V3, तो V4/V3 किसके बराबर आ जाएगा? ये V1/V2 है ऊपर, तो V1/V2 क्या था आपका? दैट इज कंप्रेशन रेशियो, तो ये ऊपर आ जाएगा कंप्रेशन रेशियो। इसको हमने क्या लिखा? दिस इज कंप्रेशन रेशियो। V3/V2 को जरा ध्यान से देखो, V3/V2 तो कट ऑफ रेशियो है, तो ये कट ऑफ रेशियो बन चुका है, यानी कि V4/V3 इज इक्वल टू R/ρ। अरे यार, अगर V4/V3 R/ρ है, कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो है, तो इसको रिवर्स कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा V3/V4 इज इक्वल टू ρ/R, यानी कट ऑफ रेशियो अपॉन कंप्रेशन रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करा मैंने ऐसा मैंने क्यों किया है, जरा यहां पर देखें ना, यहां पर देखो, ये V3/V4 आ रहा है, तो V3/V4 देखो, ये रहा V3/V4, क्या लिख सकते हो V3/V4 को? ρ/R। तो मैंने यहां पर लिखना है बच्चों, यहां पर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो ये T4/T3 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? V3/V4, एक बार फिर देख लो, V3/V4 दैट इज ρ/R। तो ρ/R की पावर कितनी है? गामा-1। अच्छा चलो, अब एक काम करो, यहां से T4 कितना हो जाएगा? T4 इधर ले जाओ इसको, T3 को, और ये कितना है आपका? ρ/R की पावर गामा-1। और मैंने आपको बोला था कि भाई T2 को हमने T1 के टर्म्स में लिखा, फिर हमने T3 को T1 के टर्म्स में लिखा, तो T4 को भी T1 के टर्म्स में लिखो। तो यहां से आप देखो, T4 इज इक्वल टू T3 की वैल्यू कितनी है? इस T3 की वैल्यू देखो, ये रही ρT1, लिखो यहां पे ρT1 R की पावर गामा-1, ये मैंने T3 की वैल्यू रख दी यहां पे, और ऑलरेडी कितना है यहां पर? ρ/R इंटू ρ/R की पावर गामा-1। अब मैं इसको रफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली आप मुझे बताना कि यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर आप जरा ध्यान से देखो, ये रो की पावर गामा-1 है, और नीचे क्या है? रो की पावर गामा-1 है। इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो कितना बचेगा यहां पे? T4 की वैल्यू बचेगी रो इंटू T1, यहां पर देखो कितना बचेगा? R की पावर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये रो की पावर गामा-1। फाइनली मैं कह सकता हूं कि जो T4 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी? देखो ये रो है, ये रो की पावर गामा-1 है, तो ये T1 इंटू रो की पावर गामा, इतना ही बचेगा क्या? बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी कहानी करनी थी, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं किया है। जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस थे, जो इक्वेशंस थी, उनको मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स अच्छा है, देन अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। चलो, अब कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और देखो क्या आता है इसमें। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, देखो भाई क्या था यहाँ पे,
ईटा डी यानी कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, ऐसे ही रखो इसको। अब यहां पर T4 की वैल्यू कितनी है? T4 की वैल्यू है T1, ये T1 है एक्चुअली, तो T1 इसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूं। यस, ये T1 रो की पावर गामा है। कितना है? T1 रो की पावर गामा। लिखो जरा, T4 को कितना लिखोगे? तो T1 इंटू रो की पावर गामा माइनस T1, लिखा रहने दो T1 को T1, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ T1 ही तो लिख रहे हैं सबको, डिवाइडेड बाय व्हाट? तो T3 कितना है? तो T3 की वैल्यू यहां पर देखो, रो इंटू T1 आर की पावर गामा माइनस 1, आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस T2, ये देखो T2 कितना है यहां पे? T1 माइनस T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। देखो यहां पर जो T1 है, ये T1 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 और T1 खत्म हो गया, यहां से T1 T1 T1। चलो अब जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है कितने आएगा? ये 1 अपॉन गामा है, ऊपर कितना बचेगा? रो की पावर गामा माइनस 1, यहां से कॉमन ले लो, आर की पावर गामा माइनस 1। एक साथ लिख देता हूं फाइनल अब मैं, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूं फाइनल रिजल्ट जो हमारी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आई है। देखो ये 1 तो रहने दो ऐसे ही, 1 रहने दो ऐसे ही। अब देखो माइनस, ये 1 अपॉन गामा है, मैं गामा को अंदर लिख रहा हूं ब्रैकेट के। जब यहां से आप ध्यान दोगे तो ये आर की पावर माइनस गामा माइनस 1 है, आर की पावर गामा माइनस 1 है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आपको ध्यान आ रहा है? बस इतना ही अगर एक्सप्रेशन यहीं छोड़ दें तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी। क्या यही ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या बचेगा? अब डीजल साइकिल का जो एक्सप्रेशन फाइनल आने वाला है, देखो 1 माइनस 1 अपॉन गामा को मैं अंदर लिखूंगा, गामा को अंदर लिखेंगे तो यहां लिखा हमने 1 अपॉन गामा। जब गामा हमने बाहर ये देखो गामा लिखा यहां पे, ये क्या बच गया आपका? आर की पावर गामा माइनस 1, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बाहर। अंदर क्या बचने वाला है? रो माइनस 1। यस और नो? अरे नीचे रो माइनस 1 बचेगा, यानी कट ऑफ रेशियो रो माइनस के 1। मैंने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया इसमें? हाँ जी, ये बचेगा नीचे रो माइनस 1। ओके, अब देखो ऊपर क्या बचा? यहां पे रो की पावर गामा माइनस 1, रो की पावर गामा माइनस 1, रो की पावर गामा माइनस 1। क्या हमको यही एक्सप्रेशन डिराइव करना था? क्या हमको यही एक्सप्रेशन डिराइव करना था? बोलो यस और नो। चेक कर लें एक बार, क्योंकि मुझे तो आज तक याद हुआ नहीं है, लेकिन जब इसको ड्राइव करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए अपने आप रिजल्ट सही आता है। लेट मी चेक इट। ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी है, इट इज कमिंग आउट 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। यस, तो फाइनली ये डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आ चुकी है। करा क्या हमने, एक बार मैं ब्रीफ कर दूं इसको। ये ऑटो साइकिल का डायग्राम आप बना लेते हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आपने क्या करा? QS निकाल लिया यहां से, दैट इज हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है तो क्या लिखेंगे? Cp T3 माइनस T2, मास को यूनिटी मानते हुए। फिर रिजेक्शन कहां पर हो रहा है हीट का? 4 से 1, जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा? Cv आ जाएगा। Cp क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QS और QR आपने लिख लिया। एफिशिएंसी होती है W नेट अपॉन हीट सप्लाई, नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। नेट वर्क आउटपुट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। नेट हीट ट्रांसफर Q नेट हमने लिख लिया W नेट को, और इसको नेट हीट ट्रांसफर होता है आपका हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन सिंप्लीफाई करा 1 माइनस QR अपॉन QS। QR QS की वैल्यू यहां पर वैल्यू पुट कर दी। Cp अपॉन Cv होता है एडियाबैटिक इंडेक्स गामा, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर हमने इसको यहां पर लिख लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा, और टेम्परेचर बचे अंदर T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब हमने क्या करना है? T2 T3 T4 को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख देना है। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस 1 से 2 अप्लाई किया, 1 से 2 में कि भाई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये पहले से आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है, ये याद करनी ही पड़ेगी, आने वाले टाइम में भी इसका यूज होता रहेगा। चलो, तो यहां से हमने क्या करा कि भाई T2 को हमने T1 के टर्म्स में लिख लिया, और यहां पर जो V1 अपॉन V2 आ रहा था ये कंप्रेशन रेशियो होता है।
देखो V1 अपॉन V2 क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल r यानी कंप्रेशन रेशियो और T1 के टर्म्स में हमारी T2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फिर हमने देखा 2 से 3 जो प्रोसेस है, इट इज व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, T के। तो यहां से लिख सकते हैं T3 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन V2। इसको सिंप्लीफाई करा हमने तो T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 है। और V3 अपॉन V2 को आप क्या बोलते हो, अरे V2 अपॉन V3 सॉरी V3 अपॉन V2 क्या बोलते हो, कट ऑफ रेशियो, जिसको हम स्मॉल सॉरी रो से हम लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा V3 अपॉन VT, V3 अपॉन V2, V3 अपॉन V2 को आपने क्या लिख दिया, रो लिख दिया, यानी कि क्या, रो लिख दिया आपने, कट ऑफ रेशियो। तो T3 इज इक्वल टू रो इंटू T2 और T2 की वैल्यू यहां से आपने पुट कर दी, तो T3 की वैल्यू भी जो इन टर्म्स ऑफ T1 आ चुकी है। उसके बाद जैसे आपने ये इक्वेशन लगाई थी 1 से 2 के बीच में, इसी तरह से आपने 3 और 4 के बीच में इक्वेशन लगा दी है, क्योंकि ये भी क्या है, आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा माइनस 1, और आपने T4 अपॉन T3 को लिखा, को सिंप्लीफाई करके तो V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से हमने देखा कि भाई V4 अपॉन V3 है, हमने इस पूरी को ऊपर भी डिवाइड किया V2 से, नीचे भी डिवाइड किया V2 से। V4 की वैल्यू V1 के बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं V4 जो है V1 के बराबर है। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो V1 अपॉन V2 बन जाएगा, जिसको हमने कंप्रेशन रेशियो लिखते हैं, और जिसको V3 अपॉन V2 को हम कट ऑफ रेशियो लिखते हैं। तो फाइनली V3 और V3 अपॉन V4 आ जाएगा रो अपॉन R। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी V3 अपॉन V4 की रो अपॉन R, पावर कितनी चल रही थी, गामा माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लिया, T3 की वैल्यू रख दी, तो T4 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ T1 आ गई है ना। फिर हमने T2 T3 T4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 उठा करके यहां रख दी। तो ये सब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल चुका है, फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल को कंपेयर करेंगे, है ना, कि भाई अगर सेम कंप्रेशन रेशियो रखा जाए, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो रखा जाए तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल में किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी। अगर हम बात करें कि हीट सप्लाई अगर सेम रखा जाए, कंप्रेशन रेशियो को अगर हम सेम ना रखें, तो बताओ कौन से साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी कई बार आ चुके हैं, और इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर